मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम भाग 4 के बारे में बात करते हैं। तो बात करें रोमानी कल्पना और राष्ट्र भावना के लिए, तो राष्ट्रवाद का एक विकास एक अद्वितीय घटना थी, जिसके विकास में मात्र युद्धों और क्षेत्र के विस्तार की कामना ने ही योगदान नहीं दिया, वरन इसका एक महत्वपूर्ण घटक संस्कृति भी रही है, जहाँ पे कला, कविताओं, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ पे रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष राष्ट्र भावना को विकसित करना चाहता था। रोमानी कवियों ने तर्क वितर्क करके विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की, जहां भावनाओं अंतर्दृष्टि से रहस्यवादी भावनाओं के पोषक थे, जो एक साथ सामूहिक विरासत और साझा संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। बात करें हम कि जर्मन दार्शनिक योहान पार्टफील्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जन्म संस्कृति उसके जन सम्मान में निहित थी, जहाँ राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्य और लोक नृत्यों में प्रकट होती थी। जहाँ लोक संस्कृति राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक थी, इसका उद्देश्य था जो प्राचीन राष्ट्र भावना को त्याग कर रही है, राष्ट्र भावना को लाना था। जहाँ बात करें 18वीं शताब्दी में रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया आदि देश में बट गए थे, जहाँ पोलैंड को गुलाम बना दिया गया था, वहाँ राष्ट्र भावना जीवन में बनी रहे। फिर भी कहा गया कि फ्रांसीसी चित्रकार देलाक्रो से सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच रोमानी चित्रकारों में से एक मानी जाती थी। जहाँ बात करें भाषा ने भी राष्ट्र भावनाओं के विकास में अपूर्व योगदान दिया। जहां रूस का अधिपत्य हो जाने पर पोलिश भाषा को स्कूलों में हटाकर रूसी भाषा को बलपूर्वक लागू किया। जहां बात करें 1831 में रूस में विरोध जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था, उसे देश दबा दिया गया। जहां राष्ट्रवादी विशेष के लिए भाषा को हथियार का प्रयोग किया गया, वहां चर्च के आयोजन में धार्मिक शिक्षण के पोलिश भाषा का ही प्रयोग किया गया। इसके लिए अनेक पादरियों और बिशपों के जेलों में बंद कर दिया गया, उन्हें दंडित करके साइबेरिया भेजा गया और अंत में पोलिश भाषा के रूस में विद्रोह संघर्ष का प्रतीक बन गया। ये तो था रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक के बारे में। अब बात करें भूख, कठिनाई और जन विद्रोह 1830 से लेकर के 1848 में। बात करें हम 1830 के दशक यूरोप के लिए कठिनाइयों का काल माना जाता था, जहां 19वीं शताब्दी में रूस में जनसंख्या बढ़ गई। अंत में यहाँ बेरोजगारी का बोलबाला हो गया। जनसंख्या गांवों को छोड़कर नगरों के भीड़ भरे क्षेत्रों में जाकर बस गई। पूरा यूरोप महाद्वीप इंग्लैंड के वस्त्रों की प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था, जहां यूरोप के कुलीन वर्ग जो क्षेत्रों में कृषक सामंतवादी शुल्कों के भार में दबे हुए थे। जहां बात करें खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ने में, ये फसल क्या हुई, नष्ट हो जाने के गांव, जो गांव के लोग थे वहां निर्धनता के जाल में फंस जाया करते थे। जहां हम बात करें कि 1848 में जो पेरिस की हम बात करें, तो लोग खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाने से विद्रोह के लिए सड़कों पे उतर आए। जहां जगह जगह अवरोध लगाकर संघर्ष किया गया और लुई फिलिप को देश में भागाने पे विवश कर दिया गया। जहां राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा कर दी और कहा 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दे दिया जाएगा। जहां रोजगार देने के लिए कारखानों में लगाए जाएंगे। वहां हम बात करें 1885 की बात, यानी 1845 की बात करें, सिंहलियों से बुनकर उन ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर चुके थे, जो उन्होंने कच्चा माल देकर सस्ता तैयार करने लगा। और 4 जून
दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ 2 पंक्तियों में बनाकर ठेकेदारों को कोठी पर पहुंचा दी। वे अधिक मजदूरों को मांग कर रहे थे। उनके साथ घृणा का व्यवहार करने के लिए धमकियां भी दी गई। जहां भीड़ बलपूर्वक कोठी में घुस गई थी, वहां डाला गया। जहां दूसरे समूह जो भंडार गृह से में घुस गए थे, वहां के कपड़ों को लूट लिया गया और उन्हें फाड़ चीर दिया गया। जहां ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में परिवार सेना की मदद के लिए वापस लौट गए। इसके बाद टकराव में 11 बुनकर गोली का शिकार भी हो चुके थे। अब ये तो था भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के कारण। बात करें जर्मनी का एकीकरण 1871 में, तो 1848 ईस्वी में जर्मन 39 राज्यों का संघ हुआ करता था, जहां पे ऑटो बिस्मार्क जर्मन एकीकरण प्रक्रिया का जन्म माना जाता था। जहां पे 7 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुई 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई। जहां पे 1871 में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया था। जहाँ पे बात करें कि 1848 में यूरोप राष्ट्रवाद ने जनतंत्र और क्रांति का साथ छोड़ दिया और रूढ़िवादियों ने सत्ता और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रवादी विचारों का प्रयोग किया। इसी क्रम में जर्मन और इटली का एकीकरण हो गया, जहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाओं के माध्यम से वर्गीय जर्मन लोगों ने अधिक एकीकरण ही पाया। जहाँ बात करें भावनाओं के माध्यम में, और 1848 में जो जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया और अंत में इसे शाही सेना के सहयोग में दबा दिया गया था। इसके बाद प्रशन एक राष्ट्रीय एकीकरण का शुरुआत किया गया। ये तो था जर्मन का एकीकरण। बात करें इटली का एकीकरण 1870 के दशक में। जर्मनी की भांति इटली के विभाजन का भी एक लंबा इतिहास रहा है। इटली ने अनेक छोटे छोटे वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैव वर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जहां बात करें 20वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से एकमात्र इटली के राजघराने का शासक था। इसका उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैप्सर के अधीन था। मध्य क्षेत्र में पोप शासन करता था। जहां जबकि हम बात करें 18 जनवरी 1871 की एक सर्द प्रातःकालीन बेला में जर्मन राज्यों में राजकुमारी सेना प्रतिनिधि को चुना गया था। जहां हम बात करें कि इटली राज्यों में हैंसेन साम्राज्य में बिखरा हुआ था। इतावली भाषा के पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। जहां 1830 के दशक में इटली को एकीकृत करने के लिए प्रयास किया गया। उस समय प्रधानमंत्री काबुल ने राज्यों को संगठित करने के लिए एक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और फ्रांस को सर्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई, जहां पे 1859 ईस्वी में सर्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया के पराजित किया और गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भी भाग लिया। 1861 की बात करें तो विक्टर एमनल द्वितीय राजा ने घोषित कर दिया और 1870 ईस्वी में ये एकीकरण पूर्ण हो चुका था। ये तो था इटली के एकीकरण। बात करें फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट का था। इटली जियुसेप्पे मैज़नी की थी। जर्मनी ऑटो वन बिस्मार्क था। ब्रिटेन की अजीब एक कहानी की बात हम करें तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ये बात करें हम इंग्लैंड की या ब्रिट की एक कहानी के बारे में, तो कुछ विद्वानों का मत था कि राष्ट्रीय राज्य का आदर्श एक ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में उपजा राष्ट्र राज्य किसी क्रांति का परिणाम न होकर दीर्घकालीन यानी लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है। इस द्वीप समूह में रहने वाले अंग्रेजों, वेल्स, स्टॉक या आयरिश लोगों की एक पहचान नृजाति थी, जहाँ पे समस्त जाति समूहों की अपनी एक संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। आंग्ला राष्ट्र ने अपनी धन, दौलत और सत्ता में वृद्धि करके सभी प्रभुत्व जमाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। जहां बात करें कि 1688 में
आंग्ल सांसद ने राजतंत्र में सत्ता छीन ली। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इंग्लैंड में केंद्रीय एक नए राष्ट्र का उदय हुआ, जहां इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का एक गठन किया गया था। और बात करें 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित कर दिया भी गया था। ये तो था ब्रिटेन की एक अजीब कहानी। अब बात करते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना, यानी देश की एक दृश्य कल्पना की बात करें, जहां मारियान और जर्मेनिया की बात करते हैं। फ्रांस की नारी का रूप क्या था? बात करें राष्ट्र की एक दृश्य कल्पना के बारे में, एक शासक को मूर्ति के माध्यम से चित्रित करना सुगम है, परंतु राष्ट्र को चेहरा देना बहुत ही कठिन होता है। बात करें 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्र की मानकीकरण करके इसकी समस्या को हल किया गया, जहां देश को व्यक्ति के समान चित्रित करने का लगाया जाता था। वहां राष्ट्र के नारी के रूप में चित्रण का एक प्रचलन था कि महिला ने होकर राष्ट्र की छवि को रूप दी। बात करें कि उसमें कहा गया लाल टोपी तिरंगा और कलंगी का, वहां वलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट हुआ करता था, जहां तलवार पे जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा किया करती थी।